गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको बेटा? ओके, चलिए। तो बेटा कल हम लोग जो बात कर रहे थे, अगर याद हो आप लोगों को तो। ओके बेटा। हाँ, कल हम लोग बात कर रहे थे बेटा परागकण या फिर अपन कह सकते हैं लघु बीजाणु। फिलहाल अपन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं कि संरचना। ठीक है। पोलन बोलो चाहे माइक्रोस्पोर, अभी एक ही बात है। चलिए। हाँ, अब देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे परागकण की संरचना। कल डायग्राम बनाया था, याद हो तो, है ना? हालांकि मैंने उसको समझाया नहीं था, जब लास्ट जल्दीबाजी में बात हुई थी, है ना बेटा? तो पहले अगर मैं कहूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर सबको याद हो तो, कि जो लघु बीजाणु जो है ना, लघु बीजाणु, वो तो है नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका। ठीक है, मतलब है तो नर युग्मकोद्भिद ही ना, है तो मेल गैमेटोफाइट ही है ना, लेकिन मेल गैमेटोफाइट की वो फर्स्ट सेल कहलाएगी। ठीक है। और परागकण भी है तो नर युग्मकोद्भिद ही, लेकिन हम उसको कहते हैं अपहासित नर युग्मकोद्भिद, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। सीधी सी बात है, हम क्यों कहते हैं इन दोनों को नर युग्मकोद्भिद? आखिर लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व क्यों करता है? एक लाइन पढ़ी होगी आपने कि जो परागकण है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है वो नर युग्मकोद्भिद ही। सीधी सी बात है, हम सब ने पहले पढ़ रखा है कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या लिखाऊंगा अभी, है ना अभी। अच्छा चलिए, सबसे पहले मुझे बताइए, जैसा कि आप सब पढ़ते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, कि जितने भी पौधे होते हैं उनके जीवन में दो अवस्थाएं आती है ना। एक तो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है और एक बीजाणुद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट। ठीक है। और अगर कहूं युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट उस अवस्था को कहेंगे जिसमें युग्मक तैयार किए जाते हैं, जिसमें युग्मक तैयार किए जाते हैं। युग्मक उत्पन्न करने वाली अवस्था को अपन कहते हैं युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट। और बीजाणु उत्पन्न करने वाली जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बीजाणुद्भिद। सबको पता है। तो जब कोई भी बीजाणु मात्र कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो हमको पता है कि बीजाणु बनते हैं। तो बीजाणु जो होते हैं ना, जब अंकुरित होंगे तो बीजाणु एन होते हैं, 2n? पहले तो बताइए, बीजाणु एन होते हैं या 2n? अगुणित होते हैं, द्विगुणित? अंजलि, बीजाणु एन होते हैं, बीजाणु एन होते हैं, 2n नहीं होते। बीजाणु हमेशा एन होते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। लास्ट क्लास में भी बताया मैंने कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तभी जाकर लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ठीक है ना बेटा? ठीक है। बनाने को सब कुछ बनाया जाता है इस दुनिया में, अब क्या नहीं बनाया जा सकता ये बताओ? अब बनाने वाले बनाते रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से हमारा कोई मतलब नहीं है कि पोलन ग्रेन बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, बना क्यों नहीं सकते? चलिए, अब मेरी बात को ध्यान दिए, अपना टॉपिक था क्या? तो पहले मैं आपको यहाँ पर लघु बीजाणु या परागकण के बारे में बताऊं तो पहली चीज, लघु बीजाणु या परागकण
ध्यान दीजिएगा, किसको रिप्रेजेंट करता है? लघु बीजाणु या परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट टू द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओके। यानी ये दोनों के दोनों कौन है? मेल गैमेटोफाइट, चाहे लघु बीजाणु बोलो चाहे परागकण बोलो, बात आपके ऊपर है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक चीज है जो हमें समझना पड़ेगा, जो लघु बीजाणु है यानी माइक्रोस्पोर, वो तो है नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, बोलने में यही आता है। और आप अगर बोलो परागकण क्या है, वो भी है तो नर युग्मकोद्भिद। लघु बीजाणु जब परिपक्व हो जाता है ना बेटा, जब लघु बीजाणु परिपक्व हो जाता है, तब हम उसको क्या परागकण की संज्ञा देते हैं, पोलन कह देते हैं। तो आप परागकण को यूं कह सकते हो परिपक्व लघु बीजाणु तो भी चलेगा, या फिर ये कह सकते हो अभासित नर युग्मकोद्भिद तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो पोलन है वो है क्या? सीधी सी बात है, पोलन यानी पराग बोलो परागकण बोलो, अपहासित नर युग्मकोद्भिद। अब वो क्यों, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको आगे के टॉपिक पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, आप परिपक्व लघु बीजाणु कहें तो भी चल जाएगा। ओके, अब ये जो लघु बीजाणु बोलो चाहे परागकण बोलो, तो इसके लिए आपको पहले चीज ध्यान रखनी है कि बेटा ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, मैं लघु बीजाणु या परागकण की अगर विशेषताएं कहूं, तो पहली बात तो ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। लघु बीजाणु या परागकण क्या होते हैं बेटा? अगुणित। ठीक है, ठीक है, ये एन होते हैं। आई बात समझ में? लघु बीजाणु या परागकण अगुणित संरचना होती है। और बेटा लघु बीजाणु या परागकण जो होते हैं ना, उनकी आकृति की अगर बात करें, बेटा आकृति देखो कुछ भी हो सकती है अलग अलग, लेकिन सामान्यतः अगर हम कहें, जो हमने चित्र बनाया है उससे आपको ये पता चल गया होगा कि इसकी आकृति जो है ना वो गोलाकार दिख रही है। दिख रही है नहीं दिख रही है? आकृति कैसी होगी? सामान्यतः गोलाकार, स्फेरिकल। ज्यादातर परागकण जो होते हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं। नहीं बेटा, एक ही बात है वाजिद, पोलन बोलो पोलन ग्रेन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, शब्दावली का फर्क है और कुछ नहीं। अब मैं इसका अगर साइज कहूं, आकार अगर कहूं, तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगर पढ़ा हो किसी ने एनसीईआरटी से, तो इसका साइज होता है 25 से 50 म्यूएम। क्वेश्चन बन सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? साइज कैसा होगा? 25 से 50 म्यूएम। अब बेटा अलग अलग पौधों के अंदर ये जो परागकण होते हैं या जो लघु बीजाणु जो होते हैं ना, इनकी अगर संरचना की बात करें वो अलग अलग होती है, लेकिन एक प्रारूपिक परागकण जो होगा ना, उसके बाहर दो चीजें पाई जाएंगी। डायग्राम देख के बताइए। एक तो है बेटा ये देखिए चारों तरफ परागचोल, और दूसरा क्या है? अंदर है जीव द्रव्य। यानी परागकण के अगर भाग अगर कहूं, अगर मैं पेज ऊपर कर दूं बेटा, ठीक है लिखते चलिए, है ना, ये सारे मोस्ट पॉइंट हैं। चलिए अब आगे, अगर मैं कहूं आपको कि परागकण के भाग अगर कहूं तो दो भाग हैं। एक काम करता हूं, पेज हटा ही देता हूं, क्योंकि क्या है
इस पर पूरा नहीं आ पाएगी स्ट्रक्चर, है ना, रुक जाइए एक मिनट, पेज हटा दो बेटा, ये लिख लिया आपने, इसमें कोई परेशानी किसी को? ठीक है, चलो ओके, इसको नीचे रख देते हैं। अब मैंने क्या कहा, अगर आपको पोलन की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। पराग कण की अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो हमें इसमें दो भाग दिखाई देंगे, जैसा चित्र में था। वापस मैं चित्र दिखा दूंगा, आप परेशान ना हो, लिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। तो इसके दो भाग होंगे, एक तो होगा बेटा परागचोल, परागचोल यानी पोलन वॉल। आप इसको पराग कण की भित्ति भी कह सकते हैं ना अपनी साधारण भाषा में, कि पराग कण के चारों ओर एक भित्ति होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बेटा, अगला लास्ट में मैं पेज दिखा दूंगा, अभी साथ साथ लिखो बेटा। दूसरा क्या होगा इसके अंदर बेटा, जीव द्रव्य। दूसरा पार्ट क्या होगा इसमें, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। बेटा आप लोग को पता होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म कोश का झिल्ली से घिरा भाग होता है, उसके अंदर फिर दो चीजें होती है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य, आदित्य, पता होना चाहिए। चलिए, अब ये जो पोलन वॉल जो होती है, इसके अंदर भी पराग कण में पोलन वॉल दो स्तर होते हैं, ठीक है। कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है पोलन वॉल, द्विस्तरीय होती है। और इसमें द्विस्तर में बाहर बाहर है, वो होती है एक्जाइन, यानी बाह्य चोल कह दो, चाहे बाह्य बीजाणु चोल कह दो, चाहे बाह्य पराग चोल कह दो, ठीक है। मैं बाह्य पराग चोल लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे अंदर वाली जो होती है उसको इंटाइन कहते हैं, यानी इसको पेज को कहाँ रखें, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसको क्या कहेंगे, इंटाइन, यानी अंतः परागचोल, आंतरिक भित्ति। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बाहर वाली जो भित्ति, मैं डायग्राम में वापस समझाऊंगा, ठीक है। बाह्यचोल जो होती है ना, वो बहुत कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या काम क्या करेगी, सुरक्षात्मक होगी, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो कठोर एवं सुरक्षात्मक जो बाहरी आवरण है, उसको हम बाह्यचोल की संज्ञा देंगे, उसको हम कहेंगे बाह्यचोल। और बहुत खास बात जो नीट के लिए, कि ये जो बाह्यचोल जो होती है, स्क्रीन जो सबको दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है ना। अब किसी किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा आपको देखना खुद पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाता है कि बाह्यचोल जो होती है परागकण की, वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन नामक रसायन से बनी, ठीक है। कठोर लिख ही दिया मैंने। और ये जो स्पोरोपोलिनी नाम का जो पदार्थ होता है ना, ये कैरोटिनॉइड नाम का पद, मतलब कैरोटिनॉइड नाम सुने होंगे ना आपने, कैरोटिनॉइड शब्द का इस्तेमाल कहीं और हुआ है क्या, बताओ। कभी भी अभी तक आपने कैरोटिनॉइड नाम सुना है क्या? हाँ बेटा, अभी शॉर्ट दे देंगे बेटा, अंकित, है ना, अभी बता दूंगा ना। आपने बहुत जगह नाम सुना है, मैं तो बॉटनी की अगर कहूँ तो आपको याद होगा, जो हरित लवक होते हैं या वर्णिल लवक होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं कैरोटिनॉइड। और एक और जगह जब आप लोग ये पढ़ेंगे ना, क्या नाम है इसे, प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आप लोग पढ़ेंगे कैरोटिनॉइड व्युत्पन्न। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इथाइलिन अलग चीज होता है, इथाइलिन कैरोटिनॉइड व्युत्पन्न नहीं होता बेटा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अभी ध्यान रखना, ये स्पोरोपोलिनिन कैरोटिनॉइड होता है, कैरोटिनॉइड पदार्थ होता है।
और ये जो कैरोटिनॉइड जो होते हैं ना, वो एक प्रकार के वसीय पदार्थ होते हैं। हाँ, एब्सिसिक अम्ल, बिल्कुल सही बेटा। अब एनसीईआरटी कह रही है कि जो बाह्यचोल जो होती है परागकण की, यह अपने जो कहते हैं ना पैटर्न के अंदर, मतलब उसकी संरचना में और डिजाइन के अंदर वेरिएशन शो करती है। मतलब अलग अलग परागकणों में बाह्यचोल जो होती है ना, अलग अलग होती है। हाँ बेटा, ऑर्गेनिक ही है ये, कार्बनिक पदार्थ है। मैं नोट करके लिखवाऊंगा, जब मैं पूरा समझा दूं ना फिर प्रश्न पूछना। तो ध्यान रखना है, यह जो एग्जाइन जो है, यह एग्जाइन किससे, ध्यान रखना किस चीज में वेरिएशन शो कर रही है बेटा, ये शो करती है वेरिएशन आपके डिजाइन के अंदर, पैटर्न एवं, पैटर्न का मतलब समझते हैं, प्रतिरूप, व डिजाइन के अंदर वेरिएशन शो करती है, भिन्नता दर्शाती है। आप खुद देखिए, मैंने जो बनाया है पराकण, अभी बनाया था ना मैंने पराकण, है बेटा, इसी का ये देखो बनाया ना पराकण अपन ने, ये देखो। अब मैंने पराकण की बाइचोल कैसी बनाई है बताओ, देखने से कैसी लग रही है, जैसे कांटे कांटे हैं, तो कंटकीय बन गई ना। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने देखो चिकनी बनाई है, देखो एनसीईआरटी में चिकनी है, तो यही पता चल गया कि बाइचोल का पैटर्न अलग अलग में अलग अलग होगा। आप खुद सोचिए, जिनके अंदर परागण वायु द्वारा होगा, उनमें परागकण की बाइचोल शुष्क होगी, ड्राई होगी, कंटकीय होगी। और जिनके अंदर मान लो परागण कीटों द्वारा वो चिपचिपी होगी, सब में अलग अलग होती है। तभी तो जाकर क्या होगा, अगर याद हो, जलोद्भिद पौधे जो होते हैं उनमें बाह्यचोल जो होती है उस पर म्यूसिलेज पाया जाता है। तो इस तरीके से बाह्यचोल जो होती है ना, अलग अलग वेरिएशन शो कर सकती नहीं कर सकती बताओ, ठीक है। अब आती है बारी अंदर वाली भित्ति की, जिसको कहते हैं अंतःचोल। अंतःचोल जो होती है बेटा, पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है। और ये जो थिन लेयर जो होती है लचीली भी होगी, और ये बनी होगी पैक्टिन व सेलुलोज से। हाँ बेटा, डायग्राम अभी दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कैसी होगी, पतली होगी, वह लचीली भी कह सकते हो, क्योंकि कठोर तो होती नहीं है, पतली व लचीली है। और साथ में ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया किससे बनी होगी, सेलुलोज व पैक्टिन से। आप पैक्टिन व सेलुलोज बोल दो, चाहे सेलुलोज व पैक्टिन बोल दो, एक ही बात है, पैक्टिन व सेलुलोज से बनी। और जब मैं आपको अभी परागकणों का अंकुरण समझाऊंगा ना, तब पता चलेगा कि ये अंतःचोल ही जनन छिद्र वाले स्थानों पर से बाहर निकलती है। तो इसका मतलब अंतःचोल का जो कार्य जो होता है, जैसे मैंने कहा बाह्यचोल एक सुरक्षात्मक परत है, तो अंतःचोल का काम होता है क्या करना बेटा, अंतःचोल का काम होता है पराग नलिका, एक मिनट रुक जाओ, पोलन ट्यूब का निर्माण करना, बिल्कुल। ये पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आएगी बेटा, जनन छिद्र वाले स्थान से पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आएगी। कौन, अंतःचोल। तो अभी तो फिलहाल मैं लिख देता हूं, पराग नलिका का निर्माण करना, पोलन ट्यूब का निर्माण करना, ठीक है। अब बेटा इधर देखिए पहले डायग्राम। अब इस डायग्राम में पहले नामांकन कर दें क्या, अगर आप लोग बोले तो। देखो ये कौन है बेटा, तो आप बोलोगे ये तो एक्साइन है, और ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई है वो इंटाइन है। अभी तो यही हुआ ना। अब एक बात देखो, इस पूरे चित्र के अंदर क्या कहीं आपको एक्साइन गायब दिख रही है? इसका मतलब ये है कि ये वाली जो जगह है, या ये वाली जो जगह है, या ये वाली जो जगह है, यहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है, और इनको अपन कहते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर, ठीक है। और जो अंतःचोल जो दिख रही है, उसके अंदर आपको एक काले रंग की लेयर मैंने बनाई है अलग से, वो है कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन।
और आप सबको पता है कि कोशिका झिल्ली और उसके अंदर के सभी भागों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जो होता है उसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, आपको पता है। एक तो होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य होता है, और उसके अलावा केंद्रक। कोशिका द्रव्य केंद्रक मिलाकर ही तो जीव द्रव्य का नाम कहलाएंगे। तो ये तो आपके वो तो बोलने पर डिपेंड करेगा ना, आपको तो ये बोलने पर डिपेंड करेगा कि भाई अगर कहें कि अंतःचोल के अंदर जीव द्रव्य में बेटा अगर मैं कहूंगा तो कोशिका झिल्ली से घिरा आवरण होगा और अंदर क्या होगा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक होंगे। आई बात समझ में? जनन छिद्र वाली जगह पर स्पोरोपिलिन हाँ बिल्कुल एब्सेंट होता है बेटा। तो ये डायग्राम लिख में नामांकन कर लिया आप लोगों ने? चलो हटा रहा हूं मैं, अब वापस लिखूंगा। तो इसका मतलब हो गया कि जीव द्रव्य क्या होगा? जीव द्रव्य कहेंगे किसे? तो हम कहेंगे जो कोशिका झिल्ली से घिरा भाग है, कोशिका झिल्ली से सेल मेम्ब्रेन से घिरा आंतरिक भाग। और इस कोशिका झिल्ली से घिरे आंतरिक भाग में यानी जीव द्रव्य के अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है क्या? तो केंद्रक की प्लॉइडी क्या होगी? जल्दी बताइए, केंद्रक की प्लॉइडी क्या होगी? बताइए। फिर वही बात, 2n तुम लोग को बेटा शावलू, जब पराकण n है, पराकण अगुणित संरचना है, तो केंद्रक भी तो अगुणित होगा ना बेटा। द्विगुणित कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो। तो इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, और ये जो केंद्रक होगा ना बेटा ये n होगा ना कि 2n होगा। ठीक है बेटा, ये n होता है अगुणित केंद्रक। ठीक है बेटा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बताओ कोई दिक्कत? अब इस पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अभी इस चित्र में हमने एक बात देखी कि कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर बाह्यचोल नहीं है यानी स्पोरोपोलिनिन नहीं है। उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? क्या नाम देते हैं बेटा? जनन छिद्र। तो अपन पॉइंट डाल देते हैं, जनन छिद्र क्या होता है? जर्मपोर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परागकण जो होते हैं उनकी बाह्य चोल पर वे स्थान जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना बेटा? 1 मिनट रुको बेटा। हाँ बेटा टेस्ट में आएगा ये। तो हम क्या कहेंगे इसको? अब तो हट गई ना फोटो। तो लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं फटाफट से उतारना। चलिए, तो कह रहा हूं मैं ये कि परागकण की बाह्य चोल पर उपस्थित वे स्थान जहां क्या नहीं पाया जाता बेटा? स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है। स्पोरोपोलेनिन का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। उनको हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। और बेटा याद रखिएगा, इन जनन छिद्रों से ही परागनाल बाहर आएगी ना। तो याद रखना वेरी मोस्ट, जो अगर द्विबीजपत्री परागकण होते हैं ना, डाइकोट,
उनमें अगर कहूंगा डाइकोट के अंदर अगर जर्मपोर कहूं तो डाइकोट में बेटा 3 जर्मपोर होते हैं। कितने? 3 जर्मपोर। और मोनोकोट जो होते हैं उनके अंदर जो परागकण जो होता है उसके अंदर बेटा 1 जर्मपोर होता है। और अगर मैं इस जनन छिद्र का कार्य अगर बोलूं, जनन छिद्र का अगर मैं कार्य बोलूं, तो सीधी सी बात है, इसी स्थान से अंतःचोल जो कि लचीली है, परागनाल के रूप में बाहर निकलती है। तो इसका मतलब है जनन छिद्र का कार्य क्या है? अंतःचोल द्वारा निर्मित पराग नलिका हेतु मार्ग प्रदान करना, रास्ता तैयार करना कि जाओ भाई जाओ, यहां से बाहर निकलो। इसी को तो हम परागकण का अंकुरण में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इसी स्थान से जो पराग नलिका जो है बाहर निकलती है। अब बेटा इतनी सारी बातों में मैंने एक बार बोली आप लोगों को, जिस पे नीट में क्वेश्चन बहुत आता है, कि अगर कहा जाए कि ये जो बायचोल जो है इसमें क्या है? स्पोरोपोलेनिन है। स्पोरोपोलेनिन जो है ना, प्रकृति का सर्वाधिक मतलब कठोर ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है। मतलब सबसे ज्यादा कठोर ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है, जिसका न तो भौतिक विघटन होता है, न ही रासायनिक विघटन होता है, न ही जैविक विघटन होता है। इसलिए ये माना जाता है कि अगर कोई पौधा जीवाश्म बन जाए, अगर कोई पौधा जीवाश्म बन जाए, तो उसके बावजूद भी परागकण जो है उस समय भी नष्ट नहीं होते। मतलब जीवाश्मी अवस्था में भी परागकण सुरक्षित क्यों बने रहते हैं? क्योंकि ये एग्जाइन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, जीवाश्मी अवस्था में भी परागकण जीवित बने रहने की वजह क्या है? स्पोरोपोलेनिन। ये पेज हो गया क्या? डन। चलिए हटा दें। नो, जल्दी लिखिए फिर आगे चलें। जूम इन करूं आउट करूं? हाँ लास्ट में दिखा दूंगा ना बेटा, एक साथ है ना, लास्ट में देख लेना, लास्ट में सही रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं, कविता लास्ट में दिखा देंगे ना बेटा। चलिए अब आ जाते हैं, बात करते हैं। मैंने क्या कहा? स्पोरोपोलेनिन है ना, स्पोरोपोलेनिन। हाँ आज बच्चे कम है ना, आज बच्चे कम है। मुझे लग रहा है कि ठंड का प्रभाव दिख रहा है साफ। और सीधी सी बात है, ठंड का प्रभाव भी दिखता है। दूसरा, नहीं पढ़ने वाले जो होते हैं ना, उनको तो विशेष तौर से समझ में आ ही जाता है 1-2 दिन में, है ना। चलो चलो अब अपन हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बोला? वेरी मोस्ट पॉइंट नोट लिखना था ना, नोट। नोट क्या है? क्या लिखना था? स्पोरोपोलेनिन क्या है? प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक कठोर। ठीक है, सर्वाधिक कठोर का मतलब प्रतिरोधी है ना बेटा, प्रतिरोधी, रेसिस्टेंट कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ है बेटा। रेड शब्द जब लिखते हैं ना तो थोड़ा ब्राइटनेस का फर्क आता है। 1 मिनट। कार्बनिक पदार्थ है। और जो मैंने आपको बताया, इसका
भौतिक, रासायनिक व जैविक विघटन नहीं होता। ठीक है ना बेटा? भौतिक यानी फिजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, हाँ बेटा, व जैविक विघटन नहीं होता है। कोई समस्या बेटा प्रशांत? विघटन नहीं होता है। ठीक है? न तो इसका भौतिक विघटन होता है, न ही इसका, एक मिनट कुर्सी हटा देता हूँ, लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कुर्सी हटा देते हैं। हाँ, चलिए। इसका भौतिक, रासायनिक और जैविक विघटन नहीं होता है, तो बताइए, अगर नहीं होगा तो इसी कारण ये क्या होते हैं, जीवाश्मी अवस्था में भी सुरक्षित रहते हैं, है ना? ये बहुत मोस्ट लाइन लिख रहा हूं मैं। इसी कारण ये जीवाश्मी अवस्था में भी, फॉसिल कंडीशन में भी क्या रहते हैं बेटा? संरक्षित रहते हैं या सुरक्षित रहते हैं, जो भी बोलो। ओके, बताइए कोई परेशानी यहां तक? भूलोगे तो नहीं ना? जितने भी मोस्ट पॉइंट मैं बोलता हूं ना बेटा, हाँ बेटा, विकिरणों का भी देखो, जब भौतिक बोला तो विकिरणों का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा ना बेटा मानस? भौतिक यानी कोई भी भौतिक भौतिक पदार्थ ऐसा नहीं जो इसको विघटित कर सके। रासायनिक का मतलब कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है जो इसको विघटित कर सके। जैविक का मतलब कोई जीव, सूक्ष्म जीव द्वारा भी ये विघटित नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? चलिए, अब एक चीज और सुनो। देखो, जो परागकण की जो बाह्यचोल होती है ना, बाह्यचोल, उसके ऊपर देखो, कैरोटिनॉइड जो होता है ना, वो तो वसीय पदार्थ होते हैं। कैरोटिनॉइड जो लिखा था ना अपन ने बेटा, वो तो वसीय पदार्थ होता है। इधर देखना एक मिनट, जैसे मैंने कहा स्पोरोपोलिनिन है, कैरोटिनॉइड, ये तो वसीय पदार्थ है ना, आप लिख लेना ध्यान से। ठीक है? अब मेरी बात को सुनेगा। कुछ पौधों में क्या होता है, जब आप परागण परागण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो कीट परागण सुना है ना नाम, कीटों के द्वारा होने वाला परागण। तो कई बार क्या होता है, जो कीट परागित पौधे होते हैं ना, उनमें इसके चारों तरफ यानी परागकण की बाह्यचोल के चारों तरफ एक पोलन कीट नाम का रसायन पाया जाता है। तेलीय पदार्थ होता है, उसमें कैरोटीन भी होती है, वसा भी होती है। तो उस तेलीय पदार्थ, पोलन कीट जो होता है, उसकी वजह से ही तुम जैसे जो कीट हैं, परागकण को अच्छे लगते हैं, इसलिए वो परागकणों को भक्षण करने के लिए आते हैं। मतलब परागकण जो होते हैं ना, उनकी जो गंध होती है ना, विशेष गंध और रंग जो होता है, उस पोलन कीट की वजह से होता है, ताकि कीटों द्वारा परागण हो सके, मतलब परागकण उन पर चिपक जाए, है ना? पोलन कीट कहते हैं, मैं लिख रहा हूं बेटा, तो आप लिखना पोलन कीट क्या होता है। पोलन कीट, किट नहीं बोल रहा हूँ, कीट है ना, पोलन कीट। तो क्या होता है पोलन कीट? कौन से वाले परागण की बात कर रहा हूं बेटा? जिनमें कीट परागण होता है ना, उनमें, है ना? हाँ बेटा, वो हार्ड नहीं बेटा, हार्ड नहीं, चिपचिपाहट होती है बेटा। बेटा, जो परागण पे जो चिपचिपाहट होती है ना कईयों में, वो इस पोलन कीट की वजह से होते है, चिपचिपा पदार्थ है बेटा, है ना? चलो, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स के द्वारा होगा, मैं जो लिखूं उसके बाद सुनना। मैं कह रहा हूं पराग कणों की बाह्यचोल के बाहर की ओर, के बाह्यचोल यानी जो एक्साइन है ना बेटा, एक्साइन के बाहर उपस्थित एक तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ शब्द याद रखना बेटा ना, तेलीय पदार्थ। और इसमें बेटा कैरोटीन तो होता है, प्लस इसमें वसा यानी तेल, ऑयल वगैरह भी प्रेजेंट होती है, लिपिड भी होता है ना बेटा। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना तो याद रखोगे ना बेटा कि भाई पोलन कीट जो होता है, कीट परागण करने वाले पौधों में मिलता है, तो इसकी उपस्थिति अगर कहूंगा, उपस्थिति सभी परागणों में नहीं मिलेगा,
वायु परागित में नहीं मिलेगा, उपस्थिति होगी कीट परागित, इंसेक्ट्स द्वारा जो होते हैं ना, कीट परागित पराग कणों पर। ठीक है। और अगर मैं कहूं इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है, सीधी सी बात है, पराग कणों को विशेष रंग व गंध प्रदान करना। ताकि तुम जैसे कीट आकर्षित हो और उसके द्वारा क्या हो, कीटों द्वारा परागण हो जाए। ठीक है, चलो हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, है ना बेटा। हाँ, अब चलें आगे, अगर आप लोग बोले तो आगे चले, लिख लिया क्या? बिल्कुल, कीटों को आकर्षित करने के लिए। अब ना आप लोग जानते हैं, कई बार आप लोग किसी गार्डन में जाते हैं और आपको वहां बहुत सुंदर सुंदर, बेटा स्पोरोपोलिनिन, आशीष स्पोरोपोलिनिन तो ये है, बायचोल में बायचोल स्पोरोपोलिनिन से बनती है, और उसके ऊपर ऑयल जैसा पदार्थ लगा रहता है ना, वो ऑयल जैसा तेलीय चिपचिपा पदार्थ, तेलीय चिपचिपा पदार्थ पोलन कीट है। दोनों चीजें अलग अलग है ना बेटा। ठीक है, चलिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान देना आपको विशेष तौर से। चलें, हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि आप लोग कभी अगर मान लो ऐसी जगह पर जाओ जैसे कहीं गार्डन वगैरह, और वहां बहुत सुंदर सुंदर फूल आपको दिखाई दे और आप सूंघते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो पराकण अपनी नाक में चले जाते हैं, और नाक में जाकर ना आपकी नाक के अंदर जो अंदर अंदर की जो लेयर होती है ना, अंदर अंदर की लेयर, ठीक है, अंदर अंदर की लेयर, वहां से वो जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। आपने एंटीजन सुना है? एंटीजन, एंटीजन का मतलब जो आपके शरीर का नहीं है, तो बताओ कोई एंटीजन अगर आपके शरीर में जाएगा, बाह्य प्रोटीन शरीर में जाएगा, तो आपका शरीर उसके खिलाफ क्या करेगा? एलर्जी करेगा ना, वेरी गुड, एलर्जी करेगा, विरोध करेगा ना। और एलर्जी है क्या? एलर्जी आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा होने वाली अति अनुरंजित प्रक्रिया। ठीक है, सुना होगा थोड़ा बहुत तो ये चीजें। तो मैं यहाँ पर आपको एक टर्म लिखवा रहा हूं आपकी एनसीईआरटी में, जिसका नाम है पराग एलर्जी। छोटा सा टॉपिक है, यहीं लिख देता हूं, पराग एलर्जी, पोलन एलर्जी। ठीक है, पोलन एलर्जी क्या है? सीधी सी बात है, हमारे शरीर में पराग कणों के कारण कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे पोलन एलर्जी कहा जाता है। तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे कि पराग कणों के कारण शरीर में होने वाली अति अनुरंजित प्रक्रिया, यानी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो आवश्यकता से ज्यादा काम करने लग जाता है। एलर्जी में यही तो होता है ना, आपको ये ना जूलॉजी में पढ़ाएंगे सर, और वो पढ़ाएंगे आपको रोग वाले चैप्टर में, वहां पर हेडिंग है वहां पर हेडिंग है एलर्जी। एलर्जी किसे कहते हैं? जब हमारा शरीर बाह्य प्रवेशित पदार्थों के प्रति ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगता है, अति अनुरंजित प्रक्रिया, मतलब वो ये, हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी कह सकते हो, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, तो फिर है ना, हाँ, उसी चैप्टर में
फिलहाल मुझे तो नहीं पढ़ाना है, मुझे तो बस इतना बताना है कि पराग कणों के कारण शरीर में होने वाली अतिरंजित अनु क्रिया कहें, या फिर आप कह सकते हो होने वाले विकार। ठीक है, होने वाले विकार डिसऑर्डर हो सकते हैं ना। जैसे आपको अगर परागकणों से बेटा एलर्जी है ना, तो क्या क्या डिसऑर्डर होंगे पता है? जैसे आप जानते हैं ब्रोंकाइटिस, जानते हो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये चिरकालिक श्वसन शोथ के अंतर्गत आते हैं, तो अस्थमा नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ होना, है ना, बिल्कुल। तो आप इसको कहते हैं चिरकालिक श्वसन शोथ। लंबे समय तक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। श्वसन शोथ का मतलब है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाएंगे आपके अंदर, और इसमें आपको ये दो नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी में एक और प्रभाव बता रहा हूं जिसको अपन कहते हैं हे फीवर। हाँ, क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं ना, ठीक है, तो उसी में एक और है जिसको अपन कहते हैं हे फीवर। ऐसा लग रहा है जैसे फीवर को बुला रहे हैं, हे फीवर कहाँ हो तुम, है ना, बीमारी का नाम है बेटा, है ना, हे ज्वर, है ना। तो हे फीवर जो है उसके लिए हमेशा ध्यान देना, ये परागकणों के द्वारा होने वाला एक बहुत सामान्य विकार है बेटा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे पराग एलर्जी के रोग हैं। ठीक है, पराग एलर्जी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी, पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले पादप, सॉरी। तो पराग एलर्जी, पेज ऊपर कर दूं बेटा, उत्पन्न करने वाले पादप, उदाहरण कह सकते हैं ना। अब उदाहरण में ध्यान देना, अगर मैं अगर कहूं तो पराग एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पादप हैं उसके एग्जाम्पल में आपकी बुक में तो एक ही नाम लिखा है जो वेरी मोस्ट है, और उसका नाम है बेटा पार्थेनियम। क्या नाम है? पार्थेनियम। इस पार्थेनियम जो है ना उसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, कांग्रेस घास। ठीक है, कांग्रेस घास या गाजर घास, कैरेट ग्रास। ठीक है, गाजर घास। इसके अलावा और भी होते हैं, सौरघम नाम सुना है? सौरघम, ज्वार, पेज ऊपर कर दे रहा हूं ना। इसके अलावा और भी हैं, पालक वगैरह, उनमें चिनोपोडियम, बथुआ वगैरह, चिनोपोडियम, ये पौधों के नाम है। ठीक है, चौलाई होती है, चौलाई, अमेरेंथस। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि आपके अगर क्वेश्चन आया तो बस ये पार्थेनियम का ही आता है, इसलिए मैंने वेरी मोस्ट लगाया है। ठीक है, पराग एलर्जी का सबसे प्रमुख कारण जो है पार्थेनियम है, ये एक एलियन स्पीशीज है बेटा। क्या है? सौरघम लिखा है, सौरघम, SORGHUM, सौरघम। हाँ, खेजड़ी वगैरह कईयों में हो सकता है। हटा दे बेटा। क्रैंज एनाटॉमी नाम सुनोगे ना आप लोग प्रकाश संश्लेषण में, वहां सौरघम का नाम है, देखना। चलो, ये तो हो गई बात। हटा दें। अब इसमें बस एक ये लिख दीजिएगा, पराग एलर्जी का सबसे प्रमुख कारण, ये एक एलियन स्पीशीज है।
हाँ, कैपिटल जो है ना उनके सिक्रेशन से बनता है बेटा। चलें आगे, टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं पराग एलर्जी के बाद में। पेज हटा दें या नहीं? एलियन स्पीशीज का मतलब होता है कि बेटा ऐसी स्पीशीज जो कि हमारे देश में नहीं पाई जाती, कहीं और से आती है ना। ये ना इसको यूएसए से गेहूं लाया गया था ना, उसके साथ ही आ गया था। यूएसए से अमेरिका से आयातित जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मानस सही है। चले हटा दें। एलियन स्पीशीज का मतलब है जो आपके यहाँ नहीं पाई जाती, बाहर से आई है ना। चलो इकोलॉजी में बात करना, तब पता चलेगा आपको कि कोई भी एलियन स्पीशीज क्यों आक्रांता बन जाती है। क्रॉनिक का मतलब है लंबे समय तक, बाकी जूलॉजी वाले बताएंगे आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आता है कई जगह, है ना। चलो पेज हटा दिया बेटा मैंने। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट, पराग उत्पाद। हाँ यूएसए से आई थी। पोलन प्रोडक्ट, थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा। बेटा मैं अभी सीक्वेंस में चल रहा हूँ, अभी मैं केवल जर्नल, अभी परागकण का अंकुरण नहीं पढ़ा है, उसके बाद बताऊंगा। सेल्स भी बताऊंगा, क्यों चिंता करते हो, मुझे भी पता है ना। सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। चलिए, पराग उत्पाद क्या होते हैं जानते हैं आप लोग। कई पौधों से परागकण निकलते हैं। वो जो परागकण जो होते हैं ना, वो पोषकों से भरपूर होते हैं, और उनका इस्तेमाल करके कई बार जैसे दवाइयां बनाई जाती, टैबलेट बनाई जाती, सिरप बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं पोलन प्रोडक्ट। तो पोलन प्रोडक्ट का मतलब है, पोलन प्रोडक्ट का मतलब है, हाँ पराग क्रीम भी बनती है। तो पोलन प्रोडक्ट का मतलब है पराग कणों से तैयार किए गए ऐसे उत्पाद जो कि पोषकों से भरपूर होते हैं। पोषकों से मतलब यहां पर जैसे विटामिन है, खनिज तत्व हैं, उनसे, ठीक है। अगर मैं पोलंग प्रोडक्ट के एग्जांपल दूं तो आपकी बुक में देखो डायग्राम दे रखी होंगी। अब मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, लेकिन देखना आप उस पे ऐसे एक टैबलेट बना रखी है, बी पोलन टैब दे रखा है ना, तो उसको कहते हैं पोलन टैबलेट्स। जो कि मधुमक्खी के द्वारा लाए गए परागकण है ना, उनसे बनाई जाती है बी पोलन टैबलेट, या बी टैबलेट भी लिख सकते हैं। ऐसे पोलन सिरप भी होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ना, देखो डायग्राम, हाँ एक चित्र बना होगा, उस पे गोलियां हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये टैबलेट किस काम की है, ये दवाइयां किस काम की, पोलन क्रीम भी है क्या, देखना पोलन क्रीम शायद इंग्लिश की बुक में तो दिया था, पोलन क्रीम है, ठीक है। चलो, है तो अच्छी बात है, लगा लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करते हैं इनका पोलन टैबलेट जो है ना, उसका उपयोग। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पोलन टैबलेट का उपयोग जो है ना, पहली बात तो फूड सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, आहार संपूरक के रूप में। अगर मान लो आप लोगों के अंदर कोई कमी है, मान लो आपके अंदर किसी विटामिन प्रोटीन की कमी है, तो आप पोलन टैबलेट खाइए, बहुत फायदा होगा। खास तौर से जिनकी भी याददाश्त कमजोर हो रही है ना, पुरानी चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, वो खाइए, ठीक है। और दूसरा ध्यान देना, कई विदेशों के अंदर जो ये पोलन टैबलेट है ना, वो दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं ना, कंपटीशन वाले कर रहे हैं, उनको खिलाया जाता है।
और खिलाड़ियों को भी खिलाया जाता है कि हाँ भागो ताकत आएगी। तो जो पश्चिमी देश जो होते हैं, हाँ बेटा सही है बेटा, पश्चिमी जो देश जो होते हैं उनमें खिलाड़ी जो होते हैं वह धावक घोड़े जो होते हैं, रेस हॉर्स, है ना, की कार्य क्षमता को बढ़ाना, को बढ़ाने में उपयोगी, है ना, को बढ़ाने में उपयोगी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम डालते हैं हेडिंग, हाँ एथलीट्स, है ना, खिलाड़ी एथलीट्स ही होते हैं ना, उनके लिए, है ना। चलिए अब बेटा ध्यान रखिएगा, एक टर्म है जिसको कहते हैं पोलन वायबिलिटी। यानी कहने का मतलब पराग कणों की जीवन क्षमता। ठीक है, पता नहीं बेटा, मैंने तो कभी यूज में नहीं लिए तो मुझे नहीं पता। बस ये कि आपको क्षमता बढ़ाने के लिए दिया गया है, ड्रग थोड़ी है बेटा, उत्कर्ष ड्रग थोड़ी है जो इसको बैन किया जाएगा। ड्रग होते हैं वो बैन होते हैं। ये तो आपको रोजाना खिलाया जाएगा कि हाँ ताकत है तो आप दौड़ो। चलो अब सुनो, छोड़ो, हो गया क्या यहाँ तक? हो गया? चलो अब मेरी बात को थोड़ा ना ध्यान से सुनना ढंग से। एक बात बताओ, पुष्प में पोलन कौन बनाता है? पुष्प में परागकण कौन बनाता है? नहीं, डीमेरिट्स नहीं होते। हाँ, पुष्प में पोलन कौन बनाता है? पोलन मदर सेल्स, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ होती हैं? कहाँ होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं? माइक्रोस्पोरेंजिया में, वेरी गुड, लघु बीजाणु धानियों में। और लघु बीजाणु धानियां कहाँ पर बनती हैं? परागकोश में, सबको पता है ना। अब एक बात बताओ, जब परागकोश फटेगा, परागकोश जब फटेगा तो अंदर से क्या निकलेंगे? परागकण निकलेंगे ना। मेरी एक बात को थोड़ा गौर से सुनना, मैं एक टॉपिक डलाऊंगा जिसका नाम है लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्या? लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये हेडिंग बाद में डलाऊंगा। अभी कोई पूछ रहा था ना सर आपने अभी सेल्स नहीं लिखाई, सेल्स बाद में लिखाऊंगा बेटा, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी फ्लावर है, उसमें अगर मान लो परागकण बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलकर कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे बताओ? पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे ना। जैसे अगर ये मान लीजिए हमने कहा कि ये कोई पुष्प है और उसमें ये मान लो मैंने कहा कि, ठीक है जल्दी से बना दिया, यहां से परागकण जब निकलेंगे तो वर्तिकाग्र पर ही तो जाएंगे। हो सकता है उसी फूल की वर्तिकाग्र पर जाएं या किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर जाएं, जिसको हम परागण कहते हैं। तो एक बात, मेरी बात को सुनो, कि जब परागकण परागकों से निकलेंगे तो निकलने के बाद कितने समय में पहुंचे अपनी वर्तिकाग्र पर कि वो अंकुरित हो जाएं, उसको कहते हैं परागकण की जीवन क्षमता। जैसे अगर गेहूं है, अगर चावल की बात करें तो उनके जो परागकण जो होते हैं ना, वो परागकोश से विमुक्त होने के बाद केवल मात्र 30 मिनट तक ही जिंदा रहते हैं, बाद में खत्म हो जाते हैं। लेकिन कई पौधे जैसे मटर वगैरह की बात करें, सोलेनेसी कुल की बात करें, तो उनमें परागकण जो है ना महीनों तक जीवित रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि परागकण का परागकोश से निकलने के बाद में वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जर्मिनेट होने तक का, जर्मिनेट का मतलब समझो, हो सकता है परागकण आज गिर गया लेकिन उसमें क्षमता तो है ना कि आधे घंटे तक या 1 महीने तक जिंदा रहेगा। वो उसकी वायबिलिटी है। समझ रहे ना? वायबिलिटी का मतलब समझते हो ना? जैसे आप लोग के रिकॉर्डेड क्लास का होता है कि क्लास है रिकॉर्डिंग, तो उसमें लिखा था कि हाँ भाई ये इतने दिन तक रहेगी, है ना, इतने दिन तक रहेगी।
बेटा वायबिलिटी अलग चीज होती है ना, ध्यान रखना है। अंकुरण की क्षमता की बात हो रही है, जिंदा रहने का मतलब नहीं है, अंकुरित होने की क्षमता, ठीक है, अंकुरण की क्षमता बोल रहा हूं मैं। चलिए तो फिलहाल अपन पॉइंट डाल देते हैं, डाल तो दिया ही, सॉरी। तो हम कहेंगे पराग कोश से, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, अब समझा दिया मैंने। पराग कोश से पराग कणों, बेटा ये तो जूलॉजी में पूछना स्पर्म सेल्स की क्या वायबिलिटी होती है। पराग कोश से पराग कणों के विमुक्त होने, उनकी भी वायबिलिटी होती है, विमुक्त होने से लेकर वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होने तक की समय अवधि, मतलब अंकुरित होने की बात हो रही है बेटा, है ना बेटा, अंकुरित होने की बात हो रही है। उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहली बात तो ग्रासेज में घास कुल के पौधे, घास कुल किसे कहते हैं बेटा, घास कुल यानी ग्रेमिनी, जिसको आप पोएसी भी कहते हो। उसमें अगर पराग कणों की वायबिलिटी अगर कहूं तो कितनी बताई बेटा, 30 मिनट तक। और एक और आप लोगों में से किसी ने दिया जवाब कि भाई एक तो रोजेसी कुल, रोजेसी कुल के अंदर रोज आता है। लेग्यूमिनोसी कुल, लेग्यूमिनोसी तो जानते हैं आप लोग, फेबेसी का जो है जिस कुल के अंदर आता है, लेग्यूमिनोसी कुल। और ऐसे सोलेनेसी कुल, उसमें कितने समय तक की इनकी वायबिलिटी रहती है बेटा, हाँ 1 महीने तक, महीने भर तक, है ना, महीने तक लिख दो चाहे 1 महीने तक लिख दो, ठीक है। अब एक चीज है, परागकण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरा और अगर अंकुरित हुआ, एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, 1 महीने लिखा है, कुछ महीने लिखा है, एक बार चेक करो, क्योंकि जरूरी है, मेरे हिसाब से महीने तक लिखा होगा जहां तक है। कि महीनों में तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, या फिर कुछ महीने लिखा होगा, रुको 1 मिनट, मैं भी नेट पे सर्च कर रहा हूँ, जरूरी है ये बात ध्यान दें, कहाँ है, कहीं मिल जाए तो। मंथ ही लिखा है बेटा ना, मंथ, है ना, फ्यू भी नहीं लिखा है बेटा, मंथ्स लिखा है ना, यानी कहने का मतलब महीनों तक हुआ है ना, है ना, फॉर मंथ्स, कुछ कह नहीं सकते, हाँ ओनली मंथ्स ही लिखा है, हाँ चलो ठीक है, फॉर मंथ फिर ये महीने की बात हो गई और क्या, है ना, चलो, लेकिन ज्यादा नहीं होती बेटा, महीनों तक कर दो और क्या, जैसा लिखा है ना इंग्लिश में वैसे ही बात कर लेते हैं। हाँ आदित्य ने इमेज भेजी है, उस पर क्या लिखा है देखें, इंग्लिश में ना, हाँ हाँ मंथ से लिखा है, तुम ठीक है उतना ही ध्यान रखो, वैसे कुछ भी हो सकती है बेटा, 1 2 4 महीने तक, है ना ये, है ना, चलो छोड़ो अब इसको, अब मेरी बात को सुनना, एक वेरी मोस्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ये जो परागकण है ना, इनकी जो वायबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखो परागकणों की वायबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान होता है, आर्द्रता होता है, और यहां तक कि पौधे की कुछ जेनेटिक्स होती है ना, खुद पौधे किस जाति का है, पौधा किस जाति का है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पोलन वायबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक,
क्या क्या बताया बेटा? ठीक है, 1 मंथ हो गया ना, और क्या, मैंने तो यही बोला था, लेकिन अब इंग्लिश में नहीं लिखा है तो हाँ, तो क्या क्या होगा प्रभावित करने वाले कारक में? एक तो तापमान, वेरी गुड बेटा। तापमान के अलावा और कौन से इनकी वाइबिलिटी को प्रभावित करेगा? आर्द्रता, नमी। और दूसरा, जो पौधा जिस कुल का है उससे, यानी पौधे की आनुवंशिकी, पादप की आनुवंशिकी, खुद की उसकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जीनोटाइप। कहानी खत्म। आ गई बात समझ में? हाँ बेटा, एक ही बात है, मैंने जो डेफिनेशन लिखी उसको तो देखो क्या लिखा है। पराग कणों से, पराग कणों के विमुक्त होने से लेकर वितरित अंकुरित होने की समय, देखो डेफिनेशन क्या लिखी तरह, जीवन क्षमता ही होगी ना। इसीलिए वायबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? ओके बेटा, अंकुरण करने की क्षमता की बात हो रही है ना, कि कब तक। चलो हटा दो, पेज हो गया बेटा। अब एक छोटा टॉपिक और बता दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि जो परागकण जो होते हैं ना, उनको लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। आप प्लांट ब्रीडिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। पोलन बैंक जो होते हैं ना, पोलन बैंक, वहां पर इनको लंबे समय तक बचाकर रखा जाता है। शायद आप लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर भी क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। बेटा बीज बैंक नहीं, बीज बैंक नहीं, यहाँ पराग बैंक की बात हो रही है। बीज बैंक तो बीजों के संरक्षण के लिए होता वहां भी है, वहां भी -196। यहाँ पराग बैंक की बात हो रही है ना बेटा। तो आप लिखिएगा पराग कणों का परिरक्षण। हाँ, प्लांट ब्रीडिंग में आएगा बेटा, इफेक्ट नहीं करेगी। प्लांट ब्रीडिंग में पराग कणों को भी लंबे समय तक बचाने के लिए रखते हैं काम। बचाने का मतलब है कि आप यहां से कहीं लेके जा रहे हो, दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो उस समय तो पराग कणों का परिरक्षण अगर कहेंगे, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, तो ध्यान देगा, वेरी मोस्ट, पराग बैंक में, पोलन बैंक्स में, ऐसे बैंक होते हैं जहां पराग कणों को रखा जाता है। पराग बैंकों में पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। ब्राइटनेस ज्यादा हो गई क्या? अब ठीक है? इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन विधि। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं निम्न ताप परिरक्षण। क्या कहते हैं? निम्न ताप परिरक्षण। और आपको इस नाम से हमेशा याद रखना है, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि चाहे बीजों का भी करते हैं ना बेटा, बीजों का भी करते हैं, लेकिन अपना टॉपिक क्या, परागकण का ना। ठीक है, बीजों का भी करते हैं। तो ये है -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है। तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में संरक्षण करना, बस इतना सा है ये। हो गया क्या?
अब बेटा एक चीज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पर एक चीज अभी नहीं लिखाई है, वो ये है कि बेटा जो परागकोश के अंदर जब परागकण होते हैं ना, तो वो दो कोश की अवस्था में बाहर निकलते हैं। एक उसके अंदर कायिक कोशिका होती है और एक होती है जनन कोशिका। और जब वो बाहर निकलेंगे और वर्ती कागर पर पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर फिर विभाजन होगा और तीन कोश। तो वो टॉपिक मैं अलग से कराऊंगा, अपनी हेडिंग होगी वो है नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ा है। क्यों? क्योंकि बेटा जब परागकण लघु बीजाणुधानी के अंदर होते हैं ना, उसी समय उनका अंकुरण चालू हो जाता है। तो पूरी डिटेल की भी बात होगी, इसलिए उसको अभी यहाँ मिस करेंगे, क्योंकि अपना जो टॉपिक है ना एनसीईआरटी में, ये है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया कि लघु बीजाणु संरचना वगैरह की बात कर ली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास करूंगा तो निषे हाँ चलो लिख लेते हैं, मैं हेडिंग ही डाल दे रहा हूं यहाँ पर। चलो लिख देना, नर युग्मकोद्भिद। अब पढ़ लेते हैं, अब ठीक है, अभी कर लेते हैं। नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्यों नहीं बेटा, जेनेटिक्स से मतलब है, तुम मान लो गेहूं हो, ओजस तुम मान लो गेहूं हो, तुम्हारी वाइबिलिटी कितनी है? ओजस तुम गेहूं हो, मुझे जवाब दो। ओजस तुम मान लो गेहूं, तुम्हारी वाइबिलिटी कितनी है? तो तुम बोलोगे 30 मिनट। ठीक है, और अगर तुम मान लो मटर हो तो तुम बोले महीना। तो जेनेटिक्स का प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा? जेनेटिक्स का मतलब पौधा कौन सा है, समझे? हर पौधे की जेनेटिक्स अलग अलग होती है ना बेटा, है ना, स्पीशीज पर। चलो अब देखो, नर युग्मकोद्भिद का विकास। पहले मैं ना एक डायग्राम बनाऊंगा फिर लिखाऊंगा, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर लिखाऊंगा। ठीक है, सुनो मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझना। किसी को ये डायग्राम याद है कल वाला? क्या है ये? परागकण। और हमको पता है कि परागकण के अंदर यहाँ जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जब मियोसिस करती हैं तो क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। लेकिन बेटा पहले क्या होता है, जो लघु बीजाणु है ना, इनसे परागकण तैयार होगा। क्या तैयार होगा बेटा? परागकण, जो या तो दो कोशिकी की होगा या कभी कभी तीन कोशिकी होगा। और फिर यह अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। तो मैं ये पूरी चीज समझाऊंगा आज कि कैसे तो लघु बीजाणु से परागकण तैयार होगा और फिर परागकण से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कैसे होगा। हालांकि ये भी नर युग्मकोद्भिद है, ये भी नर युग्मकोद्भिद है, लेकिन कोशिकाओं का फर्क होता है ना बेटा। परिपक्व नर युग्मकोद्भिद तीन कोशिकीय होता है। ठीक है, तो समझने की तो बात है, लेकिन पहले डायग्राम बनाऊंगा ना, तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा और आगे का टॉपिक भी हो जाएगा, नर युग्मकोद्भिद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाना अगर हो तो। ये मान लीजिए मैंने कहा परागकण है। अब मैं परागकण में बायचोल कैसी बना रहा हूं देखना। कंटकीय भी बना सकता था मैं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की इज्जत तो करूं, इसलिए एनसीईआरटी में जैसा बनाया वैसे बना दिया। हाँ बिल्कुल बनाइए, क्यों नहीं बनाओगे बेटा, समझ में तभी तो आएगा, बहुत इजी है। मैंने जनन छिद्र नहीं बनाया, मैं नॉर्मल चीज बना रहा हूं जो एनसीईआरटी में। ये है मान लो लघु बीजाणु, ठीक है, ओके। जब ये लघु बीजाणु परागकोश के अंदर होते हैं ना, उसी समय इनका अंकुरण चालू हो जाता है, उसी समय इनका अंकुरण क्या हो जाएगा? चालू। और क्या होगा, सबसे पहले ये जो केंद्रक दिख रहा है ना बेटा, केंद्रक, वो एक साइड में खिसक जाएगा। इसकी थ्योरी नहीं लिखाई जाती है ना, पूरा बताऊंगा इसमें बस। उसका जो केंद्रक है ना, वो एक साइड में खिसक जाएगा।
ये काम कहाँ हो रहा है, मैंने अभी बोला ये काम कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे अभी तो पराकोष के अंदर ही हो रहा है, अभी तो पराकोष के अंदर ही लघु बीजाणु पड़े हुए हैं और वो विकास कर रहे हैं। ठीक है, मेरी एक एक बात को ना ढंग से सुना करो जो बोल रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान रखना है कि ये जो लघु बीजाणु या पराकण जो दिख रहा है ना, इसका केंद्रक एक साइड में खिसक जाएगा। बोलो तो खिसका दूं इस साइड में। ठीक है, यहां आ गया। और दूसरी साइड जो दिख रही है ना, उस साइड में वैक्यूल्स बनना चालू हो जाएगी। क्या बनना चालू हो जाएगी? वैक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक, बताओ ये परागकण, ये लघु बीजाणु की गुणिता क्या है? एन है या 2n है? एन है ना, तो इसका वाला केंद्रक भी एन है। तो अब ये केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री तो कर ही नहीं सकता। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। तो जब ये माइटोसिस करेगा ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, इस दौरान इसके अंदर जो तर्कु उपकरण बनेगा ना, वो असममित तर्कु बनेगा। आप लोगों ने सेल डिवीजन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ही, तो आप सबको याद होगा कि सेल डिवीजन जब होता है तो उसकी प्रोफेज अवस्था के अंदर तर्कु उपकरण बनता है, जो कि तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर जब पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनसे निकलने वाली सूक्ष्म नलिकाएं तर्कु उपकरण की रचना करती हैं। पता है सबको? लेकिन यहां पर बेटा जो तर्कु बनेगा ना, वो असममित बनेगा। तर्कु का शेप कैसा होता है? दो तरफ से तो नुकीला होता है, बीच में से चौड़ा, यही तो बोलते हैं तर्कु। तर्कु का मतलब क्या है? लेकिन यहां पर जो तर्कु बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा, ध्यान देना, इस टाइप का। यानी उसका एक साइड तो होगा नुकीला और दूसरा साइड होगा चौड़ा। इसको कहते हैं असममित तर्कु। आपको याद रखना है, असिमेट्रिकल टाइप का क्या बनेगा? तर्कु बनेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये वैक्यूल बन गई, बड़ी बन गई, दो वैक्यूल बनी थी, फिर एक ये वैक्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको पता है तर्कु उपकरण बनेगा, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर अग्रसर होंगे, सेंटर में टूटेगा। सब कुछ काम करने के बाद में, सब कुछ काम करने के बाद में बताओ कितने केंद्रक बनेंगे यहाँ पर? अगर यहाँ एक केंद्रक है तो कितने केंद्रक बनेंगे? जल्दी बताइए, बोलो बोलो। दो केंद्रक बनेंगे ना। लेकिन बेटा यहाँ पर ध्यान देना, दो केंद्रक बनेंगे तो दो कोशिकाएं भी बननी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पर दो कोशिकाएं जो बनेंगी ना, उनमें एक छोटी बनेगी और एक बड़ी। एक तो छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी। ये अभी कहां पर हो रहा है काम? ये प्रोसेस हो कहां पर रहा है? लघु बीजाणु धानी के अंदर ही हो रहा है। यानी लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु जो पड़े हुए हैं, वो पराग कण में परिवर्धित होने वाले हैं, पराग कण में बदलने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे बदल रहे हैं वो पूरा प्रोसेस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब कितने केंद्रक बनेंगे बेटा? कितने केंद्रक? दो, तो कोशिकाएं भी दो बनेंगी ना। तो ऐसे में दो कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी लेंस रूपी कोशिका, एक मिनट इसका मैंने, है ना, एक छोटी कोशिका बनेगी लेंस रूपी, और एक बनेगी बड़ी कोशिका। ये जो बड़ी कोशिका होती है ना, बड़ी कोशिका, इसको कहते हैं बेटा, बड़ी कोशिका ये है। बेटा राइट, अब ठीक है। बड़ी कोशिका दिख रही है क्या? इसको कहते हैं कायिक कोशिका। छोटी कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। इस डायग्राम को देखिए तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेचारी कायिक कोशिका लेंस रूपी है। अभी किसने का स्पिंडल शेप है? अभी वो लेंस रूपी है, अभी जब इसके अंदर जाएगी तब होगी स्पिंडल शेप। ठीक है बेटा, अभी ये लेंस रूपी होती है,
और ये कायी कोशिका के की भित्ति से चिपकी हुई है। ठीक है, कौन सी कोशिका? जनन कोशिका जो है कायी कोशिका की दीवार से चिपकी लग रही है, नहीं लग रही है? मेरी जो बातें सुन रहे हो, ये तो है छोटी वाली लेंस रूपी जनन कोशिका, ये बड़ी वाली कायी कोशिका। छोटी वाली कायी कोशिका, सॉरी, छोटी वाली जो जनन कोशिका जर्मिनल सेल है, वो वेजिटेटिव सेल से चिपकी हुई लग रही नहीं लग रही है? लेकिन अब क्या होगा, ये जो जनन कोशिका है ना, ये इसकी यहाँ से हट जाएगी। कहाँ से हटेगी? यहाँ से हट जाएगी इसकी भित्ति से, और इसके अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? बड़ी कोशिका के अंदर। ठीक है, तो बड़ी कोशिका के अंदर आ जाएगी ये, और उसके जीव द्रव्य में तैरने लगेगी। देखो आप एनसीईआरटी पढ़ना, लिखा है जनन कोशिका कायी कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। अभी तक जो भी काम हो रहे हैं सारे के सारे अभी तक पराकोश के अंदर ही हो रहे हैं, लघु विजाणुधानी के अंदर ही हो रहे हैं। अभी पराकण बाहर नहीं निकला है, अभी निकालेंगे ना बेटा। अभी पहले इसका परिवर्धन इन सीटू तो कर लें। इन सीटू का मतलब लघु विजाणुधानी के अंदर तो करें, बाहर भी होगा। अब अगले डायग्राम को अगर देखोगे तो ये बड़ी कोशिका जो बनी ना, यानी जो जनन कोशिका बनी जो ना, उसका केंद्रक तो देखो कैसा बड़ा है ना, बड़ा बड़ा होने के साथ साथ केंद्रक किसका है? अनियमित। देखो अनियमित, इरेगुलर है। किसका केंद्रक इरेगुलर दिख रहा है बेटा? बेटा तुम कौन से वैज्ञानिक हो? इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? अरे बेटा जो पढ़ रहे हैं पढ़ लो। ये तो मुझे भी नहीं पता, अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है बेटा, है ना? है ना? चलो, अब ये कायी कोशिका जो होगी ना, ये कायी कोशिका जो होगी, उसके अंदर ये जनन कोशिका आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? तर्करूपी। अब जो अपन ने बोला था ना कि ये तर्करूपी होती है, इस टाइप से। कौन आ गई? कौन आ गई इसके अंदर? यानी जो कायी कोशिका का जो जीव द्रव्य है ना, उसके अंदर जनन कोशिका अब तैर रही है। तैर रही नहीं तैर रही है? बताओ। ये पूरी घटनाएं कहाँ हुई? ये सारी घटनाएं हुई पराग कोश के अंदर। लेकिन मैं पता है पूरा लिखाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। ये सारी चारों घटनाएं जो है ना, ये परागकोश के अंदर है, एंथर के अंदर है। लेकिन अब जब ये कहां पर पहुंचेगा? ये परागकण जब बाहर निकलेगा, अब बोलेगा मैं बाहर निकल रहा हूं। कहां से निकलेगा बेटा? परागकोश से बाहर। ये जो है ना, ये परागकोश से अंदर हो रही है, ये बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो कहां पर गिरेगा बेटा? वर्तिकाग्र पे ऊपर गिरेगा ना। और जब ये वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा तो मैंने आपको बताया था, इसके बाहर जो जो भित्ति होती है ना, भित्ति, उस पर जनन छिद्र हो जाएंगे, फट जाएंगे, और अंतःचोल एक नाल बनाएगी। तो ध्यान रखना, जब ये परागकण बाहर निकलेगा तो ऐसी स्थिति में किसी एक स्थान से ये चोल फट जाएगी। जनन छिद्र वाले स्थान से ये चोल फट जाएगी। क्यों फट जाएगी? क्योंकि परागकण अंकुरण करेगा। धीरे धीरे वर्तिकाग्र के ऊपर जो ऊतक होते हैं ना, उनको ग्रहण करेगा, और ऐसे में पोषण ग्रहण करके फूल जाएगा। और जब ये फूल जाएगा तो जनन छिद्र वाले भाग से ये बाहर निकलेगी। क्या निकल रही है बेटा? क्या निकल रही है बाहर? पराग नलिका। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये वर्तिकाग्र के ऊपर हो रहा है। ये वर्तिकाग्र के ऊपर हो रहा है, यानी परागण के बाद। और पहले 4-5 जो डायग्राम बनाए वो परागण से पहले हो रहे हैं। अब आप इस चित्र से देखकर बताओ कि ये जो नली बनी, परागनाल किस कोशिका ने बनाई? कायी कोशिका ने बनाई, जनन कोशिका ने? इस चित्र से क्या लग रहा है? कौन सी कोशिका ने परागनाल बनाई? कायी कोशिका ने, जनन कोशिका ने? वेरी गुड, कायी कोशिका ने। और जब कायी कोशिका ने परागनाल बनाई तो ये जो है ना, ये जनन कायी कोशिका का केंद्र के आगे आगे चला जाएगा। बोला मैं आगे रहूंगा, मैं गाइड करूंगा, मैं आगे आगे रहूंगा, गाइड करूंगा। कौन आगे आगे रह रहा है?
इस कायिक कोशिका का केंद्रक, इसको अब ट्यूब न्यूक्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब न्यूक्ली। और जनन कोशिका है ना, वो भी पीछे पीछे इसके चली जाएगी, बोलेगी मैं भी परागनाल में जाती हूं। तो परागनाल के अंदर एंट्री कौन कर जाएगी बेटा? जनन कोशिका भी एंटर कर जाएगी। अब कुछ समय बाद में ये जो जनन कोशिका जो होगी, ये आगे जाकर माइटोसिस करेगी। क्या करेगी बेटा? माइटोसिस। मियोसिस तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो जनन कोशिका जो है, जब परागनाल में प्रवेश कर जाएगी तो ये आगे जाकर माइटोसिस करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। और ये माइटोसिस करके ये कोशिका दो नर युग्मक बनाएगी। क्या बनाएगी? दो नर युग्मक। और इस तरीके से बेटा परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनेगा। ठीक है। अब अगर अपन इस चित्र को देखें, किसी को अगर ये जो याद हो, जब आप लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उसमें लास्ट लास्ट जो अपना टॉपिक था ना, आवृत बीजी वाला, उसमें देखो लिखा हुआ है कि आवृत बीजों में परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 कोशिकाएं होती हैं। है ना बेटा? होती नहीं होती? पढ़ा था। अब देखो कैसे नहीं है। 3 कोशिकाएं हैं ये परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में। कैसे? ये लास्ट वाले डायग्राम से पता चल जाएगा आपको। ये परागनल आगे कहां जाएगी? बेटा सब अलग अलग हो चुके दलजीत। दलजीत, अगर मैं कहूं एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बने, सब अलग अलग हो चुके हैं, अब डेवलपमेंट हुआ है ना बेटा? तो अब कितने नर युग्मक बनेंगे बेटा? 2। किसने बनाए 2 नर युग्मक? जनरेटिव सेल ने। वेरी गुड। अब मैं नामांकन कर दूं क्या? ये पहले जो 5 डायग्राम है ना, 1 2 3 4 5, ये तो कहां पर के हैं? ये पहले तो है अपने परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी में। और ये दोनों कहां पर हो रहे हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है ना बेटा? तो ये तो होते हैं परागण पूर्व और ये परागण पश्च। पहले मैं पूरे नाम लिख देता हूं। ये तो हो गई बाह्यचोल, बेटा वापस समझाऊंगा, अभी चिंता क्यों कर रहे हो। ये अंतःचोल, अंदर वाली अंतःचोल है ना। पहले नामांकन कर दो बेटा, टाइम कम है ना। ये कौन है बेटा? केंद्रक। ठीक है। ये रिक्तिका बनी। ये क्या बना बेटा? तर्कु, असममित तर्कु, असिमेट्रिकल। अब इस केंद्रक में कौन सा विभाजन होगा बेटा? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा ना बेटा। तो ये कौन सी कोशिका बनी? बड़ी वाली का नाम क्या है? कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। अंदर वाली ये छोटी वाली का नाम क्या है? जर्नेटिव सेल, जनन कोशिका। दोनों की गुणिता क्या होगी बेटा? हटा दिया है बेटा। थ्योरी बिल्कुल जो चलेगी ना, उसकी चिंता अगली क्लास में करना। शॉर्ट में लिखाऊंगा कि आपको ये काम समझ में आ जाए ना। मैं फ्लो चार्ट से समझाऊंगा ना, फ्लो चार्ट से लिखवाऊंगा। प्लॉइडी क्या होगी? एन होगी ना दोनों की। कायिक कोशिका का ये केंद्रक है। अब ये कायिक कोशिका है और ये कायिक कोशिका का केंद्रक कैसा दिख रहा है आप लोगों को? कायिक कोशिका का केंद्रक कैसा दिख रहा है? अनियमित, है ना। कायिक केंद्रक कहेंगे इसको। और बेटा कायिक कोशिका ना पोषकों से भरपूर होती है। कायिक कोशिका जो होती है पोषकों से भरपूर होती है, संचित भोजन। और ये जनन कोशिका कैसे दिख रही है? तर्कु रूपी, स्पिंडल शेप्ड। कौन है ये? जनन कोशिका।
कहां पर है ये जनन कोशिका? कायिक कोशिका में तैर रही है। अब जनन छिद्र वाली जो जगह होगी, जब ये परागकण कहां गिर जाएगा? वर्तिकाग्र पर। तो ऐसे में ये परागनाल बनेगी। परागनाल में आगे आगे कौन है बेटा? नाल केंद्रक, ट्यूब न्यूक्ली। ट्यूब न्यूक्ली कौन होता है? कायिक कोशिका का केंद्रक। और ये पीछे पीछे कौन चली गई? जनन कोशिका बोली मैं भी जाऊंगी परागनाल में। ठीक है। और अब ये जनन कोशिका विभाजन करके क्या बना लेगी? दो नर युग्मक। और एक बची कौन? कायिक कोशिका। तो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं बेटा? एक तो कायिक कोशिका, दो नर युग्मक। हो गया ना बेटा? अब मैं रिपीट करूंगा, समझाऊंगा, है ना? फटाफट से 2 मिनट लगेंगे, केवल केवल 2 मिनट लगेंगे। कितनी फटाफट सुन सकते हो आप में क्षमता है। ठीक है, ओके। तैयार हो सुनने के लिए? अगर नामांकन कर लिया हो तो डायग्राम में। चलिए, मैं कह रहा हूं नर युग्मकोद्भिद क्या है, तो हम कहेंगे लघु बीजाणु के अंकुरण से निर्मित संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जूम आउट करूं? लो, ठीक है बेटा प्रियंका, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुक जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, आप पहले लिख तो लो। राइट साइड से आप बेटा, बिल्कुल बीच में तो है। अब बताओ। चलिए, तैयार हैं सब लोग? चलिए सुनिएगा। फटाफट से सुनिए। नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे लघु बीजाणुओं के अंकुरण से बनने वाली संरचना को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। सर्वप्रथम जब लघु बीजाणु परागकोश के भीतर उपस्थित होते हैं, उसी समय उनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले इन लघु बीजाणुओं का जो केंद्रक है उस दिशा की ओर चला जाता है जिस दिशा की ओर जनन कोशिका का निर्माण होना होता है, तथा उसके विपरीत दिशा में रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो बताइए, केंद्रक किस दिशा में गया बेटा? जहां जनन कोशिका बननी है। और रिक्तिका कहां चली गई? जहां पर कायिक कोशिका बननी है। अब माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे असमित तर्कों का निर्माण होता है और फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं, बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं। शुरू में जनन कोशिका कायिक कोशिका की भित्ति से चिपकी रहती है, लेंस रूपी होती है। लेकिन बाद में यह जनन कोशिका कायिक कोशिका की भित्ति से अलग होकर उसके कोशिका द्रव में तैरने लगती है। इस प्रकार से पराग कण का निर्माण हो जाता है। तो बेटा ये है परागकण, ये है पोलन। इस तरीके से परिपक्व परागकण जो होता है उसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक बड़ी कायिक कोशिका, दूसरी छोटी जनन कोशिका। कायिक कोशिका का केंद्रक अनियमित होता है तथा उसमें पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कायिक कोशिका में, जबकि जनन कोशिका तर्कु रूपी होती है। जब ये परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो बाह्यचोल फट जाती है तथा अंतःचोल परागनाल के रूप में बाहर निकलती है, तथा जो कायिक कोशिका का केंद्रक है वह परागनाल के शीर्ष पर उपस्थित होता है और साथ में जनन कोशिका भी परागनाल में प्रवेश कर जाती है। और यह जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस प्रकार से परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनता है, जो कि 3 कोशिकीय होता है, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर चले जाना। मुझे बताओ, नर युग्मकोद्भिद का जो विकास हुआ है वो लघु बीजाणुधानी के अंदर हुआ या बाहर हुआ? लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश के अंदर हुआ या बाहर हुआ? बेटा दोनों। उत्कर्ष भूल क्यों जाते हो? दोनों। ये शुरू के 4 डायग्राम तो लघु बीजाणुधानी के अंदर है, ये वर्तिकाग्र के ऊपर, तो दोनों बोलोगे ना, इन सीटू भी और एक्स सीटू भी। परागण से पहले ये और परागण के बाद ये, अब तो नहीं भूलोगे? तो याद रखना, लघु बीजाणु का नर युग्मकोद्भिद में विकास परागण पूर्व भी होगा, परागण पश्च भी होगा, जिसके बारे में कल अपन बात करेंगे। ओके।
हाँ पेज दिखा देता हूं, जिनको भी पेज चाहिए दिखा दे रहा हूं। हाँ दिखाए, जिसको भी पेज चाहिए रुक जाना चाहे, और जिसको जाना है जाए। ये वाला पहला पेज। ओके बेटा बाय सभी को। नहीं नहीं ये नहीं था, ये वाला था पहले, पहला ये था ना बेटा, पहला ये था। ठीक है, बाय बेटा। चले आगे। फिर ये वाला डायग्राम, दूसरा सॉरी डायग्राम क्या, ये पेज। बेटा मैं ऑफलाइन कैसे लूंगा, जब हमारे पास ऑनलाइन कहा गया है, तो जो है उसी में लेना पड़ेगा ना बेटा, है ना। ठीक है आगे, चलो 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 आगे जल्दी जल्दी, है ना। हाँ 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पहले मैंने ये पेज दिखाया है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बेटा गुड नाइट। फिर ये पेज दिखाया है, थोड़ा जल्दी ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है चलो, अब इसके बाद में मैंने कराया था, तो वो है ये वाला। सही है। ओके, है ना। फिर चलिए आगे चलो, चेंज करूं बेटा। हाँ ओके, कोई पेज कट रहा हो तो बता दिया करो ना बेटा। बाय बेटा बाय। कट रहा है बेटा, ज्यादा छोटा कर देता हूँ, लो अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। एक ये 4 नाम लिखे थे ना, पार्थिनियम के बाद में सॉर्गम चिनोपोडियम, ये वाला भी ले लो, ये पहले ये मिस हो गया था। और लास्ट वाला डायग्राम तो ले लिया ना बेटा, लास्ट वाला ये वाला। चलो ओके बेटा बाय। चलो ओके बेटा बाय, है ना। गुड नाइट बेटा गुड नाइट।